हाँ, सुभाष जी बोल रहे हैं। जी, मैं सुभाष मौर्य बोल रहा हूँ प्रयागराज से। बताएं आप कौन। मैं आईपी मौर्य बोल रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी प्रदेश प्रदेश प्रभारी लखनऊ से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है सर। क्या चल रहा है? चल क्या रहा है, हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ। जी जी। हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इलाहाबाद में कहाँ से हैं? प्रयागराज से? राजापुर से। अच्छा, राजापुर से। तो राजापुर में तो आजकल बाढ़ बाढ़ आ गई है। हाँ सर, बाढ़ तो आ गई है। बाढ़ पीड़ित में है हम इस समय, क्या करें। बाढ़ बाढ़ पीड़ित में है, हाँ? हाँ, बाढ़ पीड़ित में है। अच्छा, तो आपके घर वर तक पानी आ गया है? अरे सर, वो जो नीचे वाला फ्लोर नहीं होता है उसमें आधा पानी भर गया था। बाप रे, तो बड़ा समस्या वाला बात रहता है। तो ये हर साल का है कि हाँ हाँ, पहली बार हुआ? ये हर साल आता है जो है। हम्म। और ये जो है जो जैसे कि हमारे बांध बने हुए हैं बड़े बड़े बाहर पीछे पश्चिम की ओर। हाँ हाँ। तो हम पूरब में हैं तो वहां पे बारिश की वजह से बांध भर जाते हैं। और हम्म। ये जो है उत्तराखंड साइड तरफ का, राजस्थान का, और ये और ये हमारा जो मध्य प्रदेश है उधर से भी केन और बेतवा नदियां आती हैं, हमारे इलाहाबाद में मिलती हैं जमुना में। हम्म। तो उधर का भी पानी आता है इधर। तो जब वो फोर्स बढ़ता है तो सारा झटका पहले प्रयागराज झेलता है। प्रयागराज में ये बड़ी प्रयागराज समस्या झेलता है। है और इस बाढ़ की वजह से यहाँ का लगभग 100 किलोमीटर वर्ग का जो क्षेत्रफल है, बाढ़ हम्म। की चपेट में आकर के यहाँ का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर देता है। हाँ, अभी अच्छा, ये जनजीवन जो अभी जैसे अभी तो बाढ़ आई है, हाँ हाँ हाँ। इसके बाद फिर वो मच्छर पनपेंगे। हाँ, फिर उसके तमाम बाद तरह की डेंगू बीमारियां आएगा। ये फैलती हैं। बड़ी हाँ समस्या अक्टूबर नवंबर तक यहाँ बनी रहती हाँ। है। और ये समस्या यहीं तक नहीं सीमित है, ये समस्या अभी एक हफ्ते बाद जाकर के बिहार में तबाही मचाएगी। हाँ। ये तो है ही है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो राज्य ऐसे हैं हम्म जो मतलब सदियों से बाढ़ की मार को झेलते चले आ रहे हैं। हम्म। और इस पर अभी तक किसी भी सरकार ने कोई व्यवस्थित कार्यवाही और ठोस स्थिति नहीं, नहीं अब प्रस्तुत इसमें किया। जैसे बांध वांध बनाए ना तो ऊंचा ऊंचा काफी, तो उससे बचा जा सकता है। भाई, अब वो भौगोलिक और काम, क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए हमको काम करना पड़ेगा ना। भाई जैसे आबादी बढ़ गई है तो ये नदियों का थोड़ा सा बांध बनाए, ऊंचा ऊंचा करे तो उसको सकरी जगह से निकल जाए। यही तरीका है, और तो कोई तरीका है नहीं। हाँ, तो तमाम उपाय हैं। अब ये केंद्र सरकार में स्थित जो नीतिकर्ता हैं, वो हम्म। उनका विषय है। हम लोग हाँ, हम लोग सिर्फ एडवाइस दे सकते नहीं हैं, नहीं, राय दे हम सकते लोगों का भी विषय है कि क्या हो सकता है। हैं। नहीं, हम लोग सिर्फ सुझाव विचार कर दिया जा सकते सकता हैं, इस है। पर मंथन कर सकते हैं और एक सलाह प्रस्तुत ब- कर सकते हैं। हाँ, कि कभी अब हम हमारी सलाह भी। को मानना ना मानना वो नीतिकर्ताओं के बुद्धि और विवेक पर निर्भर हाँ, वो करता है। तो अलग बात है। अरे कभी हम भी आए, वहां बैठने का मौका मिले तो कम से कम तुरंत फॉलो तो किया। वो पहले से प्लानिंग रहेगी तो फॉलो तो हो जाएगा। हाँ हाँ। तो तो कैसा मानसिक प्रताड़ना की बात कर रहे थे आप? भाई, मानसिक प्रताड़ना का मतलब ये है कि हम जो है सम्यक पार्टी के महासचिव थे। अच्छा। 2022 में हमने सम्यक पार्टी को ज्वाइन किया। हम्म। उसकी सम्यक विचारधारा को लेकर। कैसी सम्यक विचारधारा है उसकी? हाँ, उसकी सम्यक विचारधारा को लेकर के उनका ये कहना कि हम पूरे भारत के लिए एक लोकतांत्रिक दल बना रहे हैं जो सर्वसमावेशी होगा। हम्म। तो हम भी सर्वसमावेशिता के पक्षधर हैं, जातिगत एकता के समर्थक हैं। हम भी बिल्कुल। चाहते हैं कि हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को परिभाषित करे वर्तमान समय में भी। और जातिगत भागीदारी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, सारी चीजें हम्म जरूरी हैं। तो जो है हम्म हम इस वजह से हम उसमें सदस्य बन गए और हम चुनाव भी लड़े। कहाँ से चुनाव लड़े? प्रयागराज जिले की 254 विधानसभा फाफा मऊ से। अच्छा, भापा मौसे पिछली बार लड़े थे? हाँ, 2022 में। और हम अच्छे मतलब वोटों से हमारी जनता ने हमारा स्वागत किया। अच्छा। हमारी जनता ने यह संदेश दिया कि आप सही रास्ते पर हैं और जो है आप अपने नीतियों को कायम रखते हुए आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। हम्म। तो यही सब है। तो अभी हाल में जो है सम्यक पार्टी ने और तमाम दलों ने मिलकर के एक मोर्चा बनाया है, लोक मोर्चा। हम्म। तो लोक मोर्चा में हम शामिल हैं। तो लोक लोक मोर्चा मोर्चा का के, अध्यक्ष कौन है? स्वामी है क्या? हाँ, स्वामी जी हैं। हम्म। तो उनको नेता बनाया गया, सभी लोगों ने उनको चुना। हम्म।
और तो उनको उनको काहे चुन लिए गए आप लोग, काहे उनको चुने, क्या रीजन था? अब भाई ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बताए जो है उनको, हालांकि मैं तो समर्थन में नहीं था, मैं उनकी अवसरवादी छवि को लेकर के परिचित था पूर्व से। नहीं तो आपने इसका विरोध नहीं किया कि उनको क्यों चुन रहे हैं आप? भाई विरोध क्या करना, अब जब जहां वो अरे तो तीन चौथाई का बड़ी बहुमत मुश्किल। होता है, तो जब बहुमत तो हो गया अरे तो तो बहुमत ठीक है, लेकिन अब आप अपनी वोटिंग किए थे? हमने अपनी वोटिंग तो नहीं किया। आपकी वोटिंग मांगा गया था कि नहीं, ये बताइए। हमसे कहा भी नहीं गया। तो फिर क्या मतलब फिर वोटिंग देने ना देने के, जब कहा ही नहीं गया, जब पूछा आपकी, हमसे भाई आपकी बात हमसे को पूछा रखा ही नहीं गया कि भाई आप क्या हैं। हमसे जब पूछा गया जो है, तो हमने कहा हम्म, सर, मतलब 2027 के चुनाव की बात है, उत्तर प्रदेश के भविष्य की बात है। कोई ऐसा अवसरवादी व्यक्ति नहीं आना चाहिए जो सिर्फ अपने अवसर के बारे में सोचे, बाकी आप लोग वरिष्ठ हैं, विचार कर लीजिए। हम्म। इतना हमने कहा था भाई, तो उन लोगों को जो लगा उन्होंने अपना किया कराया। हम्म हमसे क्या मतलब, फिर हम लोग सब मिलकर के काम करना शुरू कर दिए। हम्म अब चूंकि संगठन में है, तो हम संगठन की एकता को समर्पित है भाई, तो काम करेंगे। तो उसी बीच जो है एक घटक दल ने जातिगत एकता को साधने के लिए हमारे मौर्य वंश के इतिहास पर एक टिप्पणी कर दी। अच्छा। वो टिप्पणी ऐसी थी कि उसमें ये बलपूर्वक कहा गया कि सच्चाई यही है कि नंद वंश और मौर्य वंश का खून एक है, और बड़ा भाई है छोटा भाई है, यहाँ तक तो ठीक है। हम्म फिर हमने जब उसको पढ़ा, तो हमने उन घटक दल के अध्यक्ष को हमने एक सम्मानजनक पत्र लिखा। हम कहा भाई साहब ऐसा है, जातिगत एकता के आप भी पक्षधर हैं, हम भी पक्षधर हैं, और शायद इसीलिए लोक मोर्चा बनाया गया है, और हम्म सबको हक अधिकार उनको दिलाना है। लेकिन आप जो है इस अपने लोकतांत्रिक मोर्चे को साधने के लिए हमारे मौर्य वंश के इतिहास पर ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार आपको किसने दिया? हम्म जब आपको इतिहास पता नहीं है, तो आप ऐसी टिप्पणी को आप डिलीट करिए। हम्म तो उन्होंने कहा कि मैं डिलीट नहीं करूंगा। हम्म कहा मैं आपको आपकी बातों का खंडन करूंगा, कहना हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना हो आप करिए। अच्छा। ये बात हमको लग गई बुरी, हम्म और उन्होंने अपने समर्थकों को भड़का दिया, हमारी फेसबुक पोस्ट पर आकर के जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, और जो है तमाम तरह की अभद्र टिप्पणियां। जब मैं थोड़ा टाइट हुआ, तो वो सारे कमेंट डिलीट हो गए। अच्छा। हाँ, हालांकि हमने सावधानी पूर्वक कुछ ऐसे कमेंट्स जो है मतलब सुरक्षित रख लिए थे, जो उनकी बात को दोषी साबित करता है। हम्म। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद सम्यक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका लड़का, सम्यक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और तमाम लोग जो है विनेश ठाकुर के उस पोस्ट के समर्थन में आ गए, साबित करने लगे कि मौर्य वंशियों के खून में नंदवंशियों का खून दौड़ रहा है। हम्म तमाम तर्क देने लगे। तो मेरा तो मेरा भी मूड ऑफ हो गया। हम कहा यार ये तो गलत है। तो फिर हमने भी नंदवंश के इतिहास को खोजा, मैंने खोजा पुराण किसने लिखा और किस अध्याय पर लिखा है, क्या है सच्चाई। हम्म मैंने नंदवंश को प्रेषित कर दी कि भैया आप ना अपनी मर्यादा को खराब करें, ना हमारे मौर्य वंश की मर्यादा को खराब करें, और हम्म आप माफी मांग लें, हम इस मामले को तूल नहीं देना चाहते हैं। लेकिन स्वामी जी की गैंग जो है वो बिल्कुल एकदम असभ्य वाली है। अच्छा। हमने इस बात को तपेंद्र साक्या जी से भी शेयर किया, उन्होंने मेरी हम्म बात का आंशिक समर्थन किया। अच्छा। वो भी नहीं आ मतलब पाए, एक वीडियो बना करके, एक पोस्ट डाल करके कि भाई ये अपने दायरे में रहो, ये उचित नहीं है। क्यों नहीं किया भाई? हम्म वैसे तो आप कहते हैं कि हम सर्वसमावेशिता को पोषित करते हैं, और आप यहाँ पर अपने मौर्य वंश पर की गई टिप्पणी को नहीं जो है झेल पा रहे हैं। हाँ? जब उसके बारे सबसे में आप दो जरूरी, शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। सबसे जरूरी तो यही है। तो हम कैसे मान लें कि भाई आप हमारे मौर्य मौर्य समाज के हितैषी हो? हाँ, और क्या। हाँ? हमको गुमराह करके आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हो। क्यों सेक रहे हो? हमारे जैसे तमाम लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं आपकी विचारधारा को लेकर के। हम्म भाई नहीं किया गया सम्मान हमारा, हमको धमकी दी गई कि आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, मैं ऐसे 1000 पद कुर्बान करता हूं अपने मौर्य वंश की अस्मिता के लिए। हम्म मैं चाहता तो इस्तीफा दे देता, हम्म लेकिन मैं इस्तीफा देता तो हमारे ऊपर आरोप लगाते कि वो तुम खुद बाहर निकल गए। उन्होंने हम्म। हमको बाकायदा टर्मिनेट किया, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल करते हुए लिख करके अच्छा। लेटर पैड जारी किया। तो हम्म ये तो सबूत हो गया ना कि तुम दिखावा करते हो। हम्म हाँ, अब ये हमारे देश की जनता समझेगी, हमारे प्रदेश की जनता समझेगी, हमारा मौर्य समाज समझेगा, हमारा कुशवाहा शाक्य सैनी समाज समझेगा, अगर वो मौर्य वंश को अपने का हिस्सा मानता है तो।
भाई नहीं, मौर्य अब मौर्य उसकी तो हमारा बात कुल रखनी गौरव भी है। जरूरी है। आज हम ऐतिहासिक रूप से तिरंगे झंडे पर हमारा चक्र विद्यमान है। हमारी नोटों पर, हमारी करेंसी पर हमारे सम्राट का चिन्ह विराजमान है। हमारा एक कुल गौरव है, आप उसको गाली दिलवाने का काम कर रहे हो। हाँ हाँ भाई, वो उसी के गर्व के भरोसे तो हम साला, हाँ, स- सर्व दहाड़ के कहते हैं। सर्व समाज में मात्र 2% लोगों का वोट लेने के लिए आप ऐसी ऐतिहासिक बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ? हम जातिगत एकता के समर्थक हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं सदियों से। हमारे लिए सबका आत्मसम्मान, सबका स्वाभिमान बराबर है। हाँ, जैसे अभी वो कोई एक पाल था, कुछ दिन पहले वो बोल रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाल थे, गड़रिया थे। भाई वो उनका दावा है, उन्होंने सम्मानजनक तरीके से अपना दावा पेश किया, लोगों ने उनको जवाब दिया। हाँ, वो, लोगों को वो जवाब दिया, वो ठंडे हो गए, उनको बहुत गरियाया गया। इसी तरीके से आप भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण लेकर के आइए ना, जैसे सुभाष मौर्य हाँ। खड़ा है प्रमाण लेकर के। हम्म। सुभाष मौर्य तो प्रमाण लेकर के खड़ा है ना। बिल्कुल। तो सुभाष मौर्य चूंकि एक छोटा आदमी है, प्रयागराज जिले का छोटा सा हम्म। लेखक है, सामाजिक चिंतक है, उसकी कोई औकात नहीं है, ये साबित करना चाहते हो आप लोग मिलकर के, तो साबित नहीं नहीं, करो। देखिए औकात तो हर किसी की होती है, बशर्ते ये है कि हाँ, मौका और वक्त की नहीं, तलाश हमारी इन होती है, बातों बस को वही है। नकार कर हमारा पार्टी से टर्मिनेट किया जाना क्या साबित करता है? हम्म। हाँ, कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारी वैल्यू तो हमारे समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा खड़ा हुआ व्यक्ति सोचेगा, उसको समझेगा कि सुभाष मौर्य की बातों में दम है कि नहीं है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। हम क्यों किसी की बुराई करें? हम होते कौन है किसी की जाति धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वाले? हमको यह अधिकार किसने दिया? संविधान के किस पन्ने में लिखा है कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष पर जाति धर्म को आधार बना करके टिप्पणी करें? कहाँ नहीं नहीं, लिखा है? भाई, हमको अगर जो दिखाया है जाए। अंबेडकर और बाबा साहब और संविधान को आप मानते हैं, बिल्कुल हाँ, मानते हैं। तो किसी भी जाति धर्म, हाँ, हाँ? पे किसी को आपको टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर क्योंकि सकते वो आप। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही यही क्यों होता किया है। गया भाई, क्यों किया गया? यही हाँ। तो मैं पूछना चाह रहा हूं ना लोक मोर्चा से। लोक मोर्चा मुंह छिपाए फिर रहा है। नहीं तो लोक मोर्चा के जो सहयोगी हैं वो उसी पैटर्न पे अपना राजनीति सेक रहे हैं उनसे, कि उनका भैया तो ठीक जो है, है वो। हम लोक मोर्चा से बाहर हो चुके हैं, लोक मोर्चा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। राजनीतिक नहीं, राजनीतिक व्यक्तिगत क्या भाई, राजनीति तो राजनीतिक हमारी वैचारिक, मेरी बात सुनिए, हाँ, राजनीतिक वैचारिकता का विरोध होता है। सिर्फ विचारों का ही आदान प्रदान एक दूसरे को मजबूती देता है। बिल्कुल राजनीतिक विरोध होता रहेगा। अगर हम वैचारिक रूप से विचार कर पाने में सक्षम नहीं है, मंथन करने में सक्षम नहीं है कि भारत को एक वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच की आवश्यकता है, उन परिस्थितियों में जब हमारी वैश्विक सांप्रदायिक ताकतें भारत की ओर कुत्सित नजरों से ताक रही हैं कि कब हमको मौका मिले और हम कब इनकी एकता को खंडित कर दें, हम्म। ऐसे माहौल में हमारे भारत के समस्त बुद्धिजीवी, समस्त धर्म गुरु, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से हों, उनको एक मंच पर आना चाहिए और इसके लिए एक विचार मंथन गोष्ठी का आयोजन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना हा? चाहिए, और क्या। बिल्कुल। लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, बस सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं कि मैं मंत्री बन जाऊं, मैं सरकार बना लूं, मैं मैं अब ये कर लूं, मैं वो कर लूं। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हिंदू धर्म को खूब गरियाओ, पंडितों को गरियाओ, है ना। भाई ये सब। यही तो हम इसी की बात का तो हम विरोध करते हैं भाई। हम धार्मिक हाँ। भावना को लेकर के हम अपने भारत की जनता को भ्रमित क्यों करें? नहीं, कोई विदेशी है, कोई मूल निवासी है, ये सब कहने का अधिकार कभी था, लेकिन अब नहीं रह गया अब है। नहीं रह गया, जब अब तो। जब भारत के जब उन्होंने संविधान लिख दिया, सबको संविधान भाई नागरिकता दे दी। ये बताइए, हम कहते हैं हम्म। मनुवादी है, ब्राह्मण है, क्या हम ब्राह्मणों को, जो भी वर्तमान में हैं उच्च जातियां हैं, क्या इनको हम पाने में सक्षम हैं? क्यों भगाएंगे बताइए। भारत का संविधान हमको इजाजत दे रहा है, इनको भगा हाँ, दो। अब वो संविधान लिखा किसने है? हाँ, किसी ने भी लिखा हो। नहीं नहीं, मतलब बाबा साहब ने लिखा है, एक सूझबूझ का आदमी लिखा है ना। हाँ, तो उनको उसी समय लिख देना चाहिए था कि इनको बाहर, हाँ। इनको यहाँ से भगा दो। हाँ, और क्या। हाँ, तब इसका मतलब बाबा साहब को भी नहीं मानते हो आप। तुम नहीं मानते हो, तुम लोग ढोंग करते हो, ढोंग कर रहे हो, केवल जनता को गुमराह जनता को करके। गुमराह कर रहे हो। बस। तो सुभाष मौर्य मरते दम तक इसका विरोधी रहेगा। भाई पीठ भाई पीछे से हमारा गोली मार देखिए, दोगे, पीठ पाखंडवाद से पीछे से हमारा गोली कोई मार दोगे तो कोई बात नहीं है, सामने से गोली मारने की तो औकात ही नहीं है। पाखंडवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं। हम व्यक्तिगत
हम बौद्ध हैं या व्यक्तिगत हम हिंदू हैं, व्यक्तिगत हम सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, उससे क्या मतलब है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तब यहाँ पर सभी धर्मों को आदर और सत्कार प्राप्त है। तो हम उसकी मूल भावना को अपनी राजनीतिक रोटी के लिए क्यों खंडित करें मेरे भाई? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सर्व समाज के नेताओं से। मैं सर्व समाज के नेताओं की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को मसीहा, अपने समाज का मसीहा समझते हैं। हाँ, हमारी बातों का जवाब दें। नहीं, उनके पास ना कोई जवाब है, ना कोई पैटर्न है, ना कोई तरीका है, समझ रहे हैं? ये खेल बंद करें ना हमारे। नहीं, वो खेल देखिए ऐसा है, वो खेल कभी नहीं बंद करेंगे। क्यों नहीं बंद करेंगे? बंद करेंगे। नहीं बंद करेंगे तो आप क्या करेंगे बताइए? जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है वो सब। हाँ, तो हम खेल वो नहीं बंद करेंगे, खेल जनता बंद करेगी। जनता बंद करेगी। जनता समझदार हो चुकी है, जनता समझ रही है कि कौन हमको जनता भड़का रहा है, कौन हमको जातिगत रूप से भड़का रहा है और हमको किस रूप से भड़का रहा है। हमें देखिए, जनता के पास रोजगार नहीं है भाई साहब, एक मिनट। जनता भूखों मर रही है, जनता के पास रोजगार नहीं है, जनता के पास व्यवसाय नहीं है, जनता की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदतर होती जा रही है, किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। हाँ, बैंक सस्ते दर पर लोन देने के लिए तैयार नहीं है, तमाम तरह की सरकारी योजनाएं सिर्फ कागज पर सीमित रह गई हैं, उनके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और स्वास्थ्य में देखिए सब दवाइयों में कितना लूट खसोट चल रहा है। 1 रुपए की दवाई 100 रुपए की बिक रही है। कि मतलब आदमी बीमार ना हो, इस पे काम नहीं हो रहा है, इस पे सिर्फ काम हो रहा है खूब जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जन औषधि आप खूब बीमार हो दवाई खाओ बस। जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, वहां पर सस्ती दवाएं मिल रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार बहुत सीमित मात्रा में है, लोग जानते ही नहीं है कि ऐसा कोई केंद्र भी खोला गया है, वहां सस्ती दवाएं मिलती हैं। अरे वहाँ लिमिटेड दवाएं हैं भाई, सब हर दवाएं थोड़ी ना उपलब्ध है वहां पे। तो जो नहीं है वो अस्पताल में है, अस्पताल में नहीं है तो फिर इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। कोई इसके लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा है। अब हाँ, नहीं, जब हम कहते हैं कोई चीज बन रही है, हाँ, तो गवर्नमेंट उस पर डिसाइड करे ना एमआरपी उसका। ये क्या मतलब है कि 1 रुपए की लागत से बन रही है उसका एमआरपी 100 रुपए लिखा जाएगा? बहुत बड़ा इसका खेल होता है, बहुत बड़े बड़े लोग जो है इसका खंडन कर चुके हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। असल में सब देखिए व्यापारियों का कब्जा है, टोटल समझ रहे हैं। व्यापारियों का कब्जा है, वही पूरा सत्ता को भी हथियाए हुए हैं, वही उधर से पैसा उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, जनता बेहाल है भाई। समझ रहे हैं? हाल है तो जनता के पास कुछ नहीं पहुंच रहा है। इस बेहालिता को दूर करने के लिए तमाम तरह के सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उनको सबको एक मंच पर आ जाना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा कहना है। बाकी और भाई साहब आप ठीक ठाक हैं? बाकी ठीक ठाक है, बढ़िया है जो है। चलिए ठीक है। तो बीआरपी को कुछ समझ पाए आप कि नहीं अभी तक? भाई बीआरपी को समझना क्या ना समझना जो है, अब कभी बैठेंगे, बैठक होगी, आरपीजी से बात होगी तो हम लोग समझेंगे कि क्या है, ये कैसे है, क्या सोच है इसकी। अभी तो बीआरपी ने स्वतः संज्ञान लेकर के हमको प्रोटेक्ट करने का काम किया है। हमको धमकी मिली भाई, हाँ, मौखिक रूप से फेसबुक पर और तमाम जगहों से। तो हमें अपनी सुरक्षा की चिंता हुई तो मैंने अपने लोगों को बताया, फेसबुक पर लोड किया। तो देखा होगा भाई उन्होंने, तो उनको लगा होगा कि इनके साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय दिया और अपना फर्ज निभाया जो वो कर सकते थे, उन्होंने किया। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो हमारे मतलब इसका हल क्या है? हल की तरफ बढ़िए। अब हल के लिए तो अब हमारे सामाजिक चिंतक और बुद्धिजीवी जब इकट्ठा होंगे तब इसका हल निकलेगा, ऐसे तो थोड़ी ना हल निकलेगा। तो नहीं